डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे क्लास 4 का हिस्ट्री बुक है, ये चैप्टर 11। इसके पहले का जितने भी चैप्टर है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। इस चैप्टर का नाम काफ़ी लंबा दिया हुआ है, राजस्थान की माटी का कण कण वीरों के रक्त से पावन है। तो राजस्थान में राणा कुंभा, राणा सांगा, तो महाराणा के जितने भी शासक थे वहाँ राजस्थान से संबंधित है और उन्हीं के बारे में ये चैप्टर दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है महाराणा सांगा। महाराणा कुंभा के बाद चित्तौड़ के अधिपति महाराणा रायमल बने। महाराणा कुंभा से ये शुरू होता है और फिर महाराणा रायमल, इसके बाद उनके पुत्र महाप्रतापी राणा संग्राम सिंह राजा हुए, जिन्हें महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्धि मिली। तो महाराणा सांगा का नाम, पूरा नाम जो था वो राणा संग्राम सिंह नाम था उनका। वे चित्तौड़ के राज सिंहासन पर आसीन हुए। उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी आशंकित था कि यदि राणा सांगा को न रोका गया तो वह दिल्ली को ही अपने अधिकार में ले लेंगे। राणा सांगा ने मेवाड़ की सीमाओं को दूर दूर तक विस्तारित किया था। राणा सांगा ने दिल्ली के बादशाहत सहित सभी मुस्लिम सत्ताओं की नाकों में नकेल डालकर उनके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। मतलब उस समय जितने भी मुस्लिम शासक थे उन सब का बस नहीं चलता था और वे जानते थे कि राणा सांगा को वे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। आगे दिया हुआ है, इब्राहिम लोदी ने एक विशाल सेना लेकर मेवाड़ को नष्ट करने के लिए आक्रमण कर दिया। महाराणा सांगा भी सेना लेकर आगे बढ़े। हड़ौती की सीमा पर खतौली गांव के पास दिल्ली की शाही सेना से टक्कर हुई। राजपूतों की मार से 2 लाख सैनिकों वाली शाही सेना भाग खड़ी हुई। इब्राहिम लोदी ने भागते सैनिकों को रोकने के बहुत प्रयत्न किए, उन्हें धर्म और ईमान की सौगंध खिलाई, किंतु सेना नहीं रुकी। सुल्तान भी अपनी अंतिम टुकड़ी के साथ भाग खड़ा हुआ। तो इस बात का उन्हें डर था इब्राहिम लोदी को कि हो सकता है कभी वो दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को अपने अधिकार में ले ले, इसीलिए वह राणा सांगा पर आक्रमण कर देता है। लेकिन जीत नहीं पाता है। इब्राहिम का शहजादा भी भागा जा रहा था, किंतु हार जाने की ग्लानि उसे वापस ले आई। उसका जो बेटा था वह भागा जा रहा था, लेकिन वो भागना नहीं चाहता था। इसीलिए वह फिर कुछ सैनिकों को लेकर वह कुछ सेना लेकर पुनः युद्ध करने लगा, फिर से युद्ध करने लगा। शहजादा बंदी बना लिया गया। इब्राहिम लोदी ने पुत्र की चिंता ना कर दिल्ली जाकर ही सांस ली। वह अपने बेटे की चिंता नहीं किया। अगर उस समय उसका साथ देता तो निश्चित रूप से वो खुद भी बंदी बन जाता और दिल्ली की सल्तनत उसके हाथ से निकल जाता। शहजादा बंदी बनाकर चित्तौड़ ले जाया गया। इब्राहिम के बहुत अनुनय विनय करने तथा युद्ध का हर्जाना देने पर ही महाराणा सांगा ने शहजादे को छोड़ा। तो उसे काफ़ी इसके बदले में हर्जाना भरना पड़ा, तब शहजादे को छोड़ा गया। इसी युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया और तोप के गोले से घुटना जख्मी हो गया। इससे वे सदैव के लिए लंगड़े हो गए। तो उन्हें भी क्षति पहुंचा था, उनके शारीरिक शरीर भंग हो गया था, उसका एक हाथ कट गया था। इस तरह से वे घायल थे। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार जमाने के बाद आगरा की ओर अपने कदम बढ़ाए। दिल्ली से 50 मील दूर बयाना पर उसने अधिकार कर लिया। बयाना एक छोटी रियासत थी जो मेवाड़ के अंतर्गत आती थी। राणा सांगा के राज्य पर बाबर आक्रमण करे, राजपूत यह कैसे सहन कर सकते थे। यहाँ पे इब्राहिम लोदी की बात यहाँ पे समाप्त हो जाती है। उसके आगे की बात दिया हुआ, बाबर जब अधिकार में आ गया था, दिल्ली में अधिकार जमा लिया था, तो उस समय की कहानी दिया हुआ है। और बयाना एक छोटी सी रियासत था जिसको अपने अंदर बाबर अपने अधीन कर लेता है। यह राजपूतों से बर्दाश्त नहीं होता है। राजपूतों ने बयाना पर धावा बोल दिया। बाबर की सेनाएं वापस भागी। राणा सांगा का बयाना पर फिर से अधिकार हो गया। बाबर ने कपट की चाल चली और संधि का प्रस्ताव भेजा। अपनी सेना मजबूत करने लगा। महाराणा सांगा यदि उस पर तुरंत आक्रमण कर उसका पीछा करता तो भारत को यह दुर्दिन देखने को न मिलता। बाबर 1 माह तक सैन्य संगठन करता रहा। सेना मजबूत होते ही उसने फिर से आक्रमण कर दिया। तो इतने समय तक उसे सेना इकट्ठा करने का समय अवधि मिल जाता है, जिसकी वजह से वो सेना को एकत्रित कर पाता है और फिर से आक्रमण कर देता है। यह युद्ध खानवा में हुआ, जो फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूरी पर स्थित है। महाराणा सांगा पहले ही अपनी सेना लेकर खानवा के निकट एक पहाड़ी तक बढ़ आए थे। राजपूतों की चोरी की कहानियाँ बाबर की सेना को भयभीत कर रही थी। राजपूतों का
पहला प्रहार इतना भयंकर हुआ कि मुगल सेना तितर बितर हो गई, किंतु मुगल तोपों ने अपना कार्य संतोषजनक ढंग से किया। तो यहाँ पे इस युद्ध का जो गति बनाए रखा, इसमें बाबर के तोपखाने जो थे वही कुछ इस युद्ध पर बने रहे, नहीं तो उसकी सेना जो है तितर बितर हो गई थी और राजपूत उसके तोपखाने पर टूट पड़े। बाबरी फौज के हौसले पस्त दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी तोपखाने के बावजूद जो है राजपूत तोपखाने पर टूट पड़े, जो चलाने वाले थे उन सैनिकों को मारने लगे। उसके बाद जो है उसके हौसले पस्त हो गए थे। बाबर के सेना का हौसला पस्त हो गया था। राणा सांगा का हाथी बाबर के निकट पहुंच गया और बाबर को पकड़ने की तैयारी हो रही थी कि एक तीर राणा सांगा की आंख में लगा। महाराणा मूर्छित होकर हाथी के हौदे से गिर गए। जय पराजय में बदल गई। मतलब अब जीत होने ही वाली थी कि एक बड़ी दुर्घटना हो जाती हो और महाराणा सांगा की आंख में एक तीर लग जाती है और जीतते जीतते जीत जो है पराजय में, हार में बदल जाती है। राजपूत राणा सांगा को सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस घटना से बाबरी सेना में फिर से नया जोश आया। राजपूत सेना राणा सांगा को ना पाकर भाग खड़ी हुई। महाराणा सांगा की हार हुई। उनका शरीर घावों से पहले ही छलनी हो गया था। एक हाथ, एक पैर, एक आंख भी छत विछत हो गई थी। शरीर में 80 घावों की चोट लिए वे तब तक जूझते रहे जब तक तन में प्राण था। राणा सांगा का यह अद्भुत पराक्रम भावी पीढ़ी को सदा प्रेरणा देता रहेगा। तो इस तरह से अपने शरीर को इतना क्षति पहुंचाकर भी वे लोहा ले रहे थे, लेकिन अंततः शरीर उनका साथ छोड़ देता है। फिर भी हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतने होने के बावजूद भी, इतना क्षति होने के बावजूद भी वे उनसे लोहा ले रहे थे, अपने शत्रु को परास्त करने में लगे हुए थे। आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है धाई माता पन्ना। महाराणा सांगा के ज्येष्ठ भ्राता पृथ्वीराज का पुत्र बनवीर था। वह कुटिल, कपटी, उदंड था, इसलिए महाराणा सांगा ने उसे राज्य से निकाल दिया था। वह गुजरात के बादशाह की शरण में चला गया था। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके बनवीर चित्तौड़ का अधिपति बनना चाहता था। उदय सिंह की सेवा में पन्ना नाम की एक राजपूतानी धाय के रूप में नियुक्त थी। पन्ना को परिस्थिति की गंभीरता समझते देर ना लगी। उदय सिंह को महाराणा सांगा का जो पुत्र था उदय सिंह, उसको बनवीर मार देना चाहता था। तो उसकी रक्षा में एक धाई माता पन्ना नाम था उसका, तो वो उसकी रक्षा में थी। उस समय उसका कम उम्र का वो बच्चा था उदय सिंह, और स्थिति को समझते हुए उसने निश्चय कर लिया कि चित्तौड़ वंश के कुल दीपक उदय की वह हर कीमत पर रक्षा करेगी। उदय सिंह की बराबर आयु का उसका अपना पुत्र भी था, उसका नाम था चंदन। एक दिन उदय सिंह के महल में बनवीर रक्त से सनी तलवार लिए आ पहुंचा। रक्त में सनी खड़ग देखकर पन्ना के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गई कि वह उसे ही मारने के लिए आया हुआ है। पन्ना ने विचार किया कि उदय की रक्षा आवश्यक है, मतलब किसी भी हाल में उदय सिंह को बचाना है, चाहे उदय के स्थान पर अपने पुत्र का ही क्यों न बलिदान करना पड़े। और उसे ऐसा स्थिति पर अपने पुत्र की बलिदान करने के बारे में उसने सोच लिया। उसने वही किया। बनवीर के पूछने पर सोते हुए अपने पुत्र चंदन की ओर संकेत कर दिया। छप की आवाज़ के साथ रक्त का फवारा फूट पड़ा। धन्य है धाय, पन्ना धाय, मेवाड़ को गर्व है पन्ना पर। अपने चंदन का बलिदान देकर उसने महाराणा उदय सिंह को बचा लिया। इन्हीं महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप। आगे दिया हुआ है हेमू विक्रमादित्य। बाबर अधिक दिनों तक राज्य न कर सका, कुछ ही वर्षों में वह मर गया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। घर की फूट के कारण उसे ईरान भाग जाना पड़ा। मतलब घरेलू समस्या जो होती है उसके वजह से उसे ईरान जाना पड़ा। ईरान की सेना लेकर फिर से उसने आक्रमण कर दिया। इसी भागदौड़ के बीच उसके घर में एक बालक का जन्म हुआ। आगे चलकर वही बालक अकबर के नाम से जाना गया। हुमायूं के मर जाने पर उसका लड़का अकबर दिल्ली का बादशाह बन गया। अकबर के बारे में हम लोग जानते ही हैं। उसका राइज अभी दिल्ली के आसपास तक ही फैला था। इसी काल में हेमू नामक एक वीर पुरुष का उदय हुआ। वह बड़ा सूरवीर था। वह दिल्ली में कभी प्रधानमंत्री भी रह चुका था। विदेशी शत्रुओं को मार भगाने की उसने मन में ठान ली। अनेक राजाओं से उसका परिचय था। वह कई राजाओं को जानता था और वह चाहता था कि मुग़लों को जो है इस देश से खदेड़ दिया जाए, भगा दिया जाए। देखते देखते उसने विशाल सेना संगठित कर डाली। अवसर हाथ आते ही उसने दिल्ली पर धावा बोल दिया। मुग़ल सेना की धज्जियाँ उड़ गई।
उसे सिर पर पैर रखकर भागना पड़ा। दिल्ली स्वतंत्र हो गई। भगवा ध्वज फिर से आकाश में शान से फहराने लगा। यही वीर पुरुष सम्राट हेमू विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। अपने छोटे से जीवन काल में उसने 10-15 लड़ाइयाँ लड़ी। दिल्ली से आगरा तक मुगलों का राज्य उखाड़ फेंका। श्रेष्ठ पुरुषों की आयु कम होती है। वह अमर सेनानी भी शीघ्र ही वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके बाद ही फिर अकबर दिल्ली का बादशाह बन पाया। इस तरह से अकबर के समय में हेमू ने उसे दिल्ली के शासन से निष्कासित कर दिया था। और आगे दिया हुआ है महारानी दुर्गावती के बारे में। हेमू के दुनिया से उठते ही अकबर का हौसला बढ़ गया। हिंदुओं की आपसी फूट का उसने पूरा लाभ उठाया। सबसे पहले उसने छोटे छोटे दुर्बल राज्यों की ओर पैर बढ़ाए। ऐसे ही एक राज्य गोंडवन का था। वहाँ का राजा अभी एक बालक ही था। राज्य की देखभाल का काम उसकी माँ करती थी। वह एक तेजस्वी महिला थी। उनका नाम महारानी दुर्गावती था। महिला होते हुए भी वे एक महान योद्धा थी। सिर झुकाना वह भी एक विदेशी राजा के सामने उन्हें कभी स्वीकार न था। उस वीरांगना ने अकबर की सेना का डटकर सामना किया। यहाँ पे उस समय उसका पुत्र बड़ा नहीं हुआ था, इसलिए वो राजा नहीं बना था। तो उस समय उसकी माँ दुर्गावती जो थी वही राजकाज देखती थी और युद्ध करना पड़े तो युद्ध भी करती थी। भयंकर युद्ध हुआ। शत्रु सेना पर वे साक्षात दुर्गा बनकर काल की तरह मंडराने लगी। दांतों में घोड़े की लगाम दबाकर दोनों हाथों में तलवारें लेकर वे शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह काट रही थी। वे जिधर जाती थी उधर ही शत्रुओं की लाशें बिछ जाती थी। उनके पराक्रम को देखकर शत्रु भी दांतों तले उंगली दबाकर रह जाता था। स्वाधीनता की यह देवी अपना बलिदान देकर इतिहास में अमर हो गई। अंततः वह भी वीरगति को प्राप्त हुई। जयमल और फतेह। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ के महाराणा थे। अकबर समझता था कि मेवाड़ का राणा भारत के राजपूतों का सिरमौर है, इसलिए उसे अधीन किए बिना उत्तरी भारत पर प्रभुत्व स्थापित करना संभव न होगा। वो जानता था कि जब तक इन लोगों को न हराया जाए तब तक पूरे भारत में शासन करना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वह चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ की रक्षा का भार चूड़ावत जयमल को सौंपा। जयमल के नेतृत्व में राजपूतों की सेना मुगल सेना पर टूट पड़ी। मुगल सेना को नाको चने चबाने पड़े। शाही सेना ने सुरंग बनाकर उसमें बारूद भरकर आग लगाई। इससे किले का एक भाग टूट गया। जयमल ने रातों रात उसकी मरम्मत करा दी। किले के ऊपर ही उसे गोली लगी। वह घायल हो गया। घायल होकर भी वह घोड़े पर चढ़कर युद्ध कर रहा था। अकबर ने भी उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। उसे वीरगति पाते ही फतेह ने नेतृत्व संभाला। उसने भी बड़ी वीरता से युद्ध किया और वीरगति पाई। चित्तौड़ फिर स्वतंत्र हुआ। अकबर ने जयमल और फतेह की हाथी पर बैठी हुई पत्थर की मूर्तियां बनवाई और आगरा के किले के दरवाजे पर रखवाई, मानो इस प्रकार वह अपनी क्रूरता का प्रायश्चित कर रहा हो। इस तरह से जयमल और फतेह चित्तौड़ को बचाने में वीरगति को प्राप्त होते हैं। और अब महाराणा प्रताप की कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है, क्योंकि इनमें से महाराणा प्रताप सबसे महान माने जाते हैं। महाराणा प्रताप राणा सांगा के नाती थे। 1 मार्च 1572 ईस्वी को वर्ष प्रतिपदा के दिन कुंभलमेर के किले में महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। तो इतना तारीख को वे राजा बन गए थे। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ शास्त्रोक्त विधि से राणा प्रताप के मस्तक पर मुकुट रखा गया। मेवाड़ का नेतृत्व अब दुर्बल हाथों से निकलकर सक्षम और शक्तिशाली हाथों में पहुंच गया। राणा प्रताप के मस्तक पर हीरे जवाहरातों से जड़ा स्वर्ण मुकुट नहीं था, वह कांटों से भरा किरीट था। स्वतंत्रता का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है। महाराणा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लेंगे तब तक सोने चांदी के बर्तनों में ना तो भोजन करेंगे ना पलंग पर सोएंगे। इस तरह से वे प्रण ले लिए थे कि हमें किसी भी स्थिति में उसे आज़ाद कराना है। आमेर राज्य का राजपूत भारमल कायर निकला। आमेर राज्य का राजपूत भारमल कायर निकला। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से करा दिया। भारमल के पुत्र भगवान दास और नाती मानसिंह को अकबर ने अपने दरबार में उच्च पद दे रखे थे। राणा प्रताप के राजगद्दी पर बैठते ही अकबर ने मानसिंह को उनके पास इस आशय से भेजा कि राणा प्रताप को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार करें। राणा प्रताप को मानसिंह से बहुत घृणा थी। उसका मुंह तक देखने की उनकी इच्छा न थी। फिर भी राणा के पुत्र अमर सिंह ने मानसिंह का यथोचित स्वागत किया। भोजन के समय अमर सिंह ने बताया, महाराणा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मानसिंह बोला, ठीक है कुमार। महाराणा के ना आने का रहस्य मैं समझ गया। अंत में महाराणा आए। उन्होंने मानसिंह से कहा कि मैं आपके साथ भोजन नहीं कर सकता। आपने राजपूतों के सम्मान को धूल में मिला दिया।
मैं आपके साथ भोजन का कर बप्पा रावल के वंश को कलंकित नहीं करूँगा। यह सुनकर मानसिंह आग बबूला हो गया। बोला, राणा प्रताप, आपने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला जल्द लेने आऊँगा। राणा प्रताप बोले, राजा मानसिंह, यदि लालक हो तो जरूर आना और साथ में अपने फूफा अकबर को भी लाना, मैं दोनों का स्वागत अपने भाले से करूँगा। इस तरह से वे उन लोगों को एक चुनौती दे देते हैं। 31 मार्च 1576 को राजपूती सेना और मुगल सेना हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने खड़ी थी। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ मेवाड़ी सेना बाज के समान झपट्टा मारकर मुगल सेना पर टूट पड़ी। महाराणा मुगल सेना को काटते हुए आगे बढ़े। मुगल सेना के कई प्रमुख सरदार एक एक कर महाराणा के हाथों मारे गए। महाराणा का चेतक उछला और अपनी टापे हाथी के मस्तक पर जमा दी। महाराणा का भाला चमका और मानसिंह को जा लगा। मानसिंह हौदे में लुढ़क गया। शोर मच गया। मानसिंह मारा गया। हाथी मानसिंह को ले भागा। संयोग था कि मानसिंह मूर्छित हुआ, मरा नहीं था। तो इस तरह से मानसिंह बच जाता है वहाँ से, परंतु महाराणा पर चारों ओर से मुगल सेना का दबाव बढ़ता गया। राजपूत सरदारों को लगा कि महाराणा को किसी तरह सुरक्षित निकाला जाए। कोई उपाय न देखकर माना झाला महाराणा की ओर बढ़े और महाराणा से कहा कि आपको सौगंध है भगवान एकलिंग की, आप निकल भागें, अभी मेवाड़ को आपकी ज़रूरत है। अंतिम युद्ध तो आगे लड़ा जाना है, उसे जीतना होगा। महाराणा प्रताप ने भी परिस्थिति को समझकर बात मान ली और माना झाला ने लड़ते लड़ते महाराणा का मुकुट अपने सर पर रख लिया। अब माना झाला को महाराणा समझकर मुगल सैनिक झपट पड़े। माना झाला ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई पर मेवाड़ के सूर्य को अस्त होने से बचा लिया। इस तरह से महाराणा प्रताप को बचा लिया जाता है। माना झाला अपने आप को बलिदान करके उसको बचा लेता है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर भटकते रहे। कुछ समय तो ऐसा संकट रहा कि महाराणा और उनके परिवार को घास की रोटियां खानी पड़ी। एक अवसर ऐसा भी आया जब वे निराश हो गए। ऐसे में भामा शाह को पता चला कि महाराणा बहुत निराश है। भामा शाह ने महाराणा को 20 लाख रुपये और 20,000 अशरफियाँ देकर कहा कि आप निराश ना हो, फिर से सेना खड़ी कर चित्तौड़ को स्वतंत्र कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। धन्य है भामा शाह। ऐसा त्याग का उदाहरण इतिहास में अन्य नहीं मिलता। तो इसे हम अन्य चैप्टर में भी, हिंदी के एक चैप्टर में पढ़े हुए हैं भामा शाह के बारे में। महाराणा ने सेना तैयार की। धीरे धीरे मेवाड़ के सभी दुर्गों पर अधिकार कर लिया। 25 वर्षों तक अकबर के लिए चुनौती ही बने रहे। उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चावड़ में अपनी राजधानी बनाई। यहीं पर चामुंडा देवी का मंदिर भी बनवाया जो आज भी विद्यमान है। मतलब है कि कभी भी अकबर जो है उसे परास्त नहीं कर सका था। उसके लिए हमेशा के लिए चुनौती ही बना रहा था 25 वर्षों के लिए। महाराणा चित्तौड़ वापस लेने की तैयारी कर ही रहे थे, किंतु वह पूरी ना हो सकी। उनकी वज्र सी काया युद्ध करते करते टूट गई थी। चित्तौड़ दुर्ग की आज़ादी आगे की पीढ़ी पर छोड़ 29 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में ही शरीर छोड़कर स्वर्ग सिधारे। तो इतनी कम उम्र में वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसके पीछे कारण यही था कि काफ़ी युद्ध करना पड़ता था उस समय, और जो ज़्यादा मजबूत रहते थे वे लोग ज़्यादा ही युद्ध क्या करते थे। उनका शरीर जो है उनका साथ छोड़ दिया। महाराणा प्रताप इस देश के अजय सेनानी और कभी न झुकने वाले न टूटने वाले महापुरुष थे। भारतीयों के लिए उनकी स्मृति सदा पावन रहेगी। तो वे हमेशा स्मरणीय रहेंगे। कभी भी अकबर के सामने झुके नहीं थे, कभी टूटे नहीं थे, हमेशा संघर्ष करते रहे थे। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये मात्र यहाँ 3 क्वेश्चन है। आगे इसका क्वेश्चन और दिया हुआ है, यहाँ पे है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे भरने के लिए दिया गया है। और यहाँ पे सत्य असत्य सही गलत चिन्ह लगाने के लिए दिया गया है। रिक्त स्थानों को भरिए, यहाँ फिर से भरने के लिए दिया गया है, क्योंकि ये चैप्टर इतना लंबा है जिसके कारण जो है इसमें अधिक क्वेश्चन दिया गया है। संक्षिप्त परिचय इसके बारे में देने के लिए कहा गया है। हल्दी घाटी, माना झाला, भामा शाह, चेतक, चावड़, भगवान एकलिंग, और अंत में दिया हुआ है राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान को बंदी बनाया। तो इस विषय में जो है इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, ये इसके पिछले चैप्टर्स में दिया गया है। उससे जो है इससे संबंधित आप 10 वाक्य लिख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी का आंसर दे देता हूँ। यह चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर। गोंडवन की रानी का क्या नाम था? गोंडवन की रानी का नाम दुर्गावती था। अकबर ने जयमल और फतेह की मूर्तियाँ कहाँ रखवाई थी? आगरा के किले के दरवाजे पर रखवाई थी। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? महाराणा कुंभा ने की। निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदय सिंह की जान पन्ना भाई ने बचाई। पन्ना के पुत्र का नाम चंदन था।
बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझा। निम्न कथनों की सत्यता की जांच करके उनके लिए किसी एक विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। रानी दुर्गावती चित्तौड़ की राजमाता थी, असत्य। जयमल और फतेह ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, सत्य। मान सिंह महाराणा प्रताप का मित्र था, असत्य। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों को भरिए। महाराणा सांगा का पूरा नाम राणा संग्राम सिंह था। इब्राहिम लोदी के पुत्र को राणा सांगा ने बंदी बना लिया। बयाना के युद्ध में बाबर को महाराणा सांगा ने हराया। हेमू विक्रमादित्य ने अपने जीवन काल में 10-15 लड़ाइयाँ लड़ी। महाराणा प्रताप का अभिषेक कुंभलमेर के किले में हुआ। और क्वेश्चन नंबर 5 में संक्षिप्त परिचय लिखने के लिए कहा गया है। हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 31 मार्च 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। माना झाला, महाराणा प्रताप मुगल सेना से घिर चुके थे। कोई उपाय नहीं देखकर माना झाला ने प्रताप के मुकुट को पहनकर युद्ध करते करते वीरगति पाई पर महाराणा प्रताप को बचा लिया। भामाशाह, युद्ध करते करते महाराणा प्रताप का खजाना खाली हो गया था। चित्तौड़ को स्वतंत्र कराने के लिए भामाशाह ने 20 लाख रुपये और 20,000 अशरफियाँ उनके चरणों में समर्पित किए थे। चेतक महाराणा प्रताप का वीर घोड़ा था। वह दौड़ता था तो लगता था कि प्रताप हवा में उड़ रहे हैं। चेतक अपने दुश्मनों को रौंदते हुए आगे निकल जाता था। चावड़, भामाशाह के दिए हुए रुपयों की मदद से महाराणा ने सेना तैयार की और धीरे धीरे मेवाड़ के सभी दुर्गों पर अधिकार कर लिया और चावड़ में अपनी राजधानी बनाई। और आगे एक दिया हुआ है, भगवान एकलिंग, जब महाराणा मुगल सेना से घिर चुके थे तब माना झाला ने उन्हें भगवान एकलिंग की सौगंध देकर वहां से जाने की विनती की। क्वेश्चन नंबर 6, राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान को बंदी बनाया। इस पर 10 वाक्य लिखिए। मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने मिलकर मेवाड़ को हथियाने की योजना बनाई। उन्होंने मेवाड़ को कमज़ोर समझा था। महाराणा कुंभा की युद्ध नीति थी शत्रुओं को एक साथ इकट्ठे न होने देना। अलग अलग दोनों से युद्ध किए। महाराणा कुंभा ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। वहाँ का सुल्तान महमूद खिलजी पकड़ा गया। उसे कैदी बनाकर महाराणा चित्तौड़ लाए। मालवा का सुल्तान 6 महीने तक चित्तौड़ के कारागार में रहा। उसने महाराणा से क्षमा याचना की, युद्ध के व्यय का पूरा हर्जाना दिया, तब मुक्ति पाई। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।